हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में रूस का मिसाइल अटैक, जिसमें 100 से ज्यादा सैनिक ढेर। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, 100 से भी ज्यादा सैनिकों को एक मिसाइल अटैक में ढेर कर दिया गया है। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे, जहां पर कुर्सी संकट में आई तो इमरान खान को याद आया भारत, जमकर की भारत की तारीफ। जी हाँ दोस्तों, और कह दिया हमारा भारत को सलाम। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे इमरान खान ने क्या कहा है दोस्तों इंडिया की नीति को लेकर, भारत को लेकर। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे, जहां पर पाकिस्तान में इमरान राज के दिन अब खत्म। जनरल बाजवा ने तय कर दी है डेट, इस्तीफा देंगे या करेंगे विरोध। बहुत बड़ी खबर दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे, जहां अमेरिका को नहीं बनने देंगे दुनिया का चौधरी, भारत नहीं बनेगा अंकल सैम का यस मैन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे कौन भड़का अमेरिका पर भारत को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बताएंगे, जहां भारत में घुसने की सोच भी नहीं सकेंगे, अब आतंकी सीमा पर लगाया जा रहा है ये खतरनाक सिस्टम। बताएंगे वो कौन सा खतरनाक सिस्टम है दोस्तों, जो भारत की सेना, भारत की सरकार उपयोग कर रही है बॉर्डर पर। इसी बीच दोस्तों आपको बताएंगे, जहां जंग के बीच पीएम मोदी से मिलने भारत आ रहे हैं इस ताकतवर देश के प्रधानमंत्री, जिसके बाद बौखला उठे यूएस और नाटो। जी हां दोस्तों, इसी बीच बताएंगे, जहां पर कर्नाटक में हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जज को मिली जान से मारने की धमकी, जिसके बाद दोस्तों सरकार ने क्या कदम उठाया है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे, जहां पर योगी की नई सरकार में हो सकते हैं 3 डिप्टी सीएम। कौन कौन है रेस में, किनका नाम है दोस्तों, सब आपको बताएंगे। और साथ में बताएंगे, जहां ई श्रम कार्ड धारकों की बल्ले बल्ले अब हर महीना मिलेगा आपको पेंशन। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी जानकारी, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति नंबर 1 है, भारत देश नंबर 1 है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन के मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर में रूस का मिसाइल अटैक, 100 से ज्यादा सैनिक ढेर। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच जंग दिन ब दिन निर्णायक होती जा रही है। रविवार को रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि रूसी सैन्य बलों ने जिटोमिर क्षेत्र में यूक्रेनी सेना के एक प्रशिक्षण केंद्र को मिसाइल से नष्ट कर दिया, जिसमें 100 से अधिक यूक्रेनी और विदेशी सैनिक मारे गए हैं। दोस्तों रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेकोव ने रविवार को जारी बयान में दावा किया है कि उसने जंग के 25वें दिन यूक्रेन को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। बताया गया है कि रूस ने जिटोमिर इलाके में यूक्रेन के सैन्य प्रशिक्षण केंद्र पर मिसाइल अटैक कर दिया, जिसमें 100 से भी अधिक यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई है। दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने को तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बातचीत विफल रहती है तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों हमने आपको सबसे पहले यहाँ बताया है। ऐसे में प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा हमारे इस वीडियो को। और आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भाई बहन नए से इस चैनल पर आए हैं दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसी से जुड़ी खबर आपको बता दें दोस्तों, जहां पर रूस यूक्रेन युद्ध का 25वें दिन के बाद अब तक 902 नागरिकों की हुई मौत, 1459 हुए कुल घायल। जी हां दोस्तों, साथ ही सब में बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां कुर्सी संकट में आई इमरान खान को तो याद आया अपना भारत, जमकर की तारीफ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी गद्दी पर मंडरा रहे खतरे के बीच रविवार को भारत सरकार की विदेश नीति की तारीफ में कसीदे पड़े हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए इमरान खान ने कहा कि हमारे पड़ोसी भारत की विदेश नीति अपने लोगों के लिए है। भारत क्वाड का सदस्य है, लेकिन प्रतिबंधों के बावजूद वो रूस से तेल खरीद रहा है। रविवार को खैबर पख्तूनख्वा के मलकंद जिले की दरगई तहसील में एक रैली को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
प्रस्ताव लाकर विपक्षी जनता के साथ धोखा कर रहा है। कहा कि वो माफ करने और अपनी पार्टी के बागी सांसदों को वापस लाने के लिए तैयार है। पाकिस्तानी लोगों को संबोधित करते हुए इमरान खान ने अपने राजदूतों पर राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि वे भारत को यह बताने से डरते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से क्या कहा। जैसे यूक्रेन पर रूसी हमले की आलोचना करना। इस जनसभा में चौंकाने वाली बात यह रही है कि इमरान खान ने खुले मंच से भारत की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। दोस्तों, इमरान खान ने कहा, मैं आज भारत को सलाम करता हूं। उन्होंने हमेशा एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन किया है। आज भारत का अमेरिका के साथ गठबंधन है और वो रूस से तेल भी खरीद रहा है, जबकि प्रतिबंध लागू है क्योंकि भारत की नीति अपने लोगों के लिए है। इमरान खान ने इस जनसभा में पीटीआई के बागी सांसदों को संबोधित करते हुए कहा है कि पूरा देश समझ जाएगा कि सांसदों ने चोरों के पक्ष में वोट देकर अपना विवेक बेच दिया है। जी हां दोस्तों, यानी कि जब इमरान खान को लगा कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है, तो दोस्तों भारत से सपोर्ट पाने के लिए उन्होंने भारत के हित में भारत के तारीफों के पुल बांधे हैं। दोस्तों, यानी कि इमरान खान की वही स्थिति निकलकर सामने आ रही है जैसा कि डूबते को तिनके का सहारा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय होगी और इमरान खान के इस भारत को लेकर तारीफों को आप किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? और आपको क्या लगता है इमरान खान ने एकदम से कैसे भारत के लिए तारीफ कही है? जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। दोस्तों, देखते हैं हमारी भारत की जनता इसको किस एंगल से लेती है। अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पाकिस्तान में इमरान राज के दिन अब होंगे खत्म। जनरल बाजवा ने तय कर दी है डेट, इस्तीफा देंगे या करेंगे विद्रोह। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में अब राजनीतिक संकट अपने चरम पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में एकजुट विपक्ष अब इमरान खान सरकार के खिलाफ अपने अविश्वास प्रस्ताव को सोमवार को नेशनल असेंबली के अध्यक्ष के पास ले जाएगा। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो पाकिस्तानी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान 28 मार्च को होगा। इसी बीच खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली है कि इमरान खान पर इस्तीफे के लिए दबाव बन रहा है और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और आईएसआई चीफ नदीम अंजुम ने उन्हें इस्लामिक देशों के संगठन बोले तो ओआईसी की बैठक के बाद पद छोड़ने के लिए कह दिया है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में दोस्तों इमरान खान पर बहुत बड़ा संकट आ चुका है दोस्तों, और कहीं ना कहीं वो अपनी कुर्सी इस बार अवश्य ही खो सकते हैं। आपको क्या लगता है? सुझाव राय जरूर दीजिएगा। इसी बीच आपको बता दें, जहां अमेरिका को नहीं बनने देंगे दुनिया का चौधरी। जी हाँ दोस्तों, यूएस पर भड़का रसिया, कहा भारत नहीं बनेगा अंकल सैम का यस मैन। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने भारत और चीन के नाम पर अमेरिका पर जमकर जवाबी हमला बोला है और पिछले 2 दिनों में रूस ने भारत को लेकर 2 अहम बयान दिए हैं। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका एक ध्रुवीय दुनिया का निर्माण करना चाहता है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ जितने भी प्रतिबंध लगाए हैं उसकी वजह से रूस और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। जी हाँ दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि अमेरिका की कोशिश है कि वो किसी चौधरी की भूमिका में रहे और बाकी दुनिया उसके तमाम हुक्म को कड़ाई से माने। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक वैश्विक गांव का नहीं बल्कि अमेरिकी गांव का निर्माण करना चाहता है, लेकिन रूस को पूरी उम्मीद है कि भारत, ब्राजील, अर्जेंटीना जैसे देश कभी यस मैन की भूमिका में नहीं आएंगे। वहीं रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने उपहास करते हुए कहा है कि चीन के साथ मॉस्को के संबंध अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से और भी मजबूत होंगे। इंटरफैक्स समाचार एजेंसी के अनुसार क्रेमलिन के शीर्ष राजनयिक ने कहा है कि चीन के साथ रूस के संबंध ऐसे समय में प्रगाढ़ होंगे जब पश्चिम उन सभी नींवों को कमजोर कर रहा है जिन पर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दोस्तों कि लग ही नहीं रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे पिछले 25 दिनों से रसिया और अमेरिका में जंग हो रहा है दोस्तों, वो भी भारत को लेकर। अमेरिका को लगता है भारत अमेरिका की तरफ है, रसिया कहता है भारत झुकेगा नहीं, भारत अमेरिका के साइड नहीं ले सकता। और ऐसे में दोस्तों ये युद्ध भारत को लेकर छिड़ता नजर आ रहा है। दोस्तों, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं और आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर दोस्तों। और इस समय में, इस स्थिति में दोस्तों भारत को क्या करना चाहिए, प्लीज सुझाव जरूर दीजिएगा। एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते
अगली बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन होगा आज। 1500 करोड़ के निवेश का ऐलान करेंगे पीएम स्कॉट मॉरिसन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के बीच बैठक के बाद भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आज यानी 21 मार्च को आयोजित होगा। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया है कि ऑस्ट्रेलिया भारत के कई सेक्टर्स में 1500 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करेगा और ये ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। दोस्तों, समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करेंगे, जो ऑस्ट्रेलिया से धातु, कोयला और लिथियम प्राप्त करने के लिए भारत की पहुंच को बढ़ाने में मदद करेगा। सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारत ऑस्ट्रेलिया इस महीने के अंत तक व्यापार समझौता कर लेंगे। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां भारत में घुसने की सोच भी नहीं सकेंगे अब आतंकी। सीमा पर लगाया जा रहा है ये खतरनाक सिस्टम। जी हां दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने ड्रोन खतरों को वर्तमान परिदृश्य में सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए शनिवार को कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी सिस्टम लगाए जा रहे हैं। सिंह ने यहां सुचेतगढ़ सेक्टर में ऑक्ट्रोई पोस्ट का दौरा करने दौरान मीडिया से बातचीत में कहा कि बीएसएफ के जवान राष्ट्र विरोधी तत्वों के किसी भी नापाक मंसूबों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिदृश्य में ड्रोन खतरा सबसे बड़ी चुनौती है और बीएसएफ इस चुनौती से बहुत प्रभावी ढंग से निपट रही है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जा रही हैं। दोस्तों, जम्मू स्थित बीएसएफ के उप महानिरीक्षक डीआईजी सुरजीत सिंह सेखो ने मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य के तहत सीमा क्षेत्र के प्रबंधन की जटिलताओं के बारे में बीएसएफ के डीजी को जानकारी दी और उन्हें जम्मू आईबी पर बीएसएफ द्वारा सामना किए जा रहे हालिया खतरों के बारे में भी बताया है। दोस्तों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणालियों को स्थापित की जा रही है। दोस्तों, ऐसे में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कह दीजिएगा आप लोग। अगली खबर की बात करें, जहां जंग के बीच पीएम मोदी से मिलने भारत आ रहे हैं इस ताकतवर देश के प्रधानमंत्री, बौखला उठे यूएस और नाटो। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दुनिया के ताकतवर नेताओं की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, और भारत जब कोई एक्शन लेता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ भी बोलते हैं तो पूरी दुनिया उसको ध्यान से सुनती है। दोस्तों, अमेरिका हो या फिर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस हो या जर्मनी, जापान हो या रसिया, हर एक देश प्रधानमंत्री मोदी जी को बड़े ही इज्जत से अपने यहाँ किसी समारोह में शामिल होने का न्योता देता है। दोस्तों, इसके साथ ही बड़े से बड़े फैसलों में दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी चर्चा करती है। अब एक ताकतवर देश के प्रधानमंत्री 2 अप्रैल को भारत पीएम मोदी जी से मिलने आ रहे हैं। उनके आने की खबर से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत इजराइल के बीच संबंध आपसी सराहना और सार्थक सहयोग पर आधारित है। उन्होंने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह में भारत का दौरा करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच इनोवेशन और टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और साइबर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। इसके अलावा दौरे का मकसद कृषि और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में जारी सहयोग का विस्तार करना भी है। दोस्तों, इजराइल के पीएम के विदेश मीडिया सलाहकार ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निमंत्रण पर शनिवार 2 अप्रैल 2022 को भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा करेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया जरूर कह दीजिएगा आप लोग दोस्तों इजरायली पीएम को। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां एक हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा यूक्रेन का युद्ध, रूस की उल्टी गिनती हुई शुरू, सेना के पास खत्म हो रहा गोला बारूद और मैन पावर। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को कुछ दिनों में 1 महीने का वक्त हो जाएगा। ऐसे में अमेरिका के एक जनरल ने ऐसा सनसनीखेज दावा कर दिया है जिसे जानकर यूक्रेन को कुछ हद तक राहत मिल सकती है। दरअसल अमेरिका के लेफ्टिनेंट जनरल बेन होजेस का मानना है कि रूस के पास सैनिकों की संख्या और गोला बारूद दोनों कम हो रहा है। ऐसे में यूक्रेन पर जीत हासिल करने के लिए उसके पास सिर्फ 1 हफ्ते का समय बाकी है। लेफ्टिनेंट जनरल बेन होजेस ने कहा है कि रूस अब गंभीर
गंभीर मुसीबत में फंसने वाला है। अमेरिका जनरल ने इराक और अफगानिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया हुआ है दोस्तों। साथ ही आप सभी को बताते यूक्रेन से जंग में पुतिन की आर्मी को हो रहा है बहुत बड़ा नुकसान। परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है दोस्तों। यूक्रेन और रूसी सैनिकों के बीच जंग ने अब खतरनाक मोड़ ले लिया है। हथियारों की कमी से जूझ रहे रूसी सैनिकों ने अब हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। रूसी सैनिकों को सिर्फ हथियार कम होने ही नहीं, अपने लगातार कम होते संख्या बल का भी डर सता रहा है। पश्चिमी देशों को डर है कि अपने सैनिकों की जंग में हो रही लगातार मौत के बीच रूस कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। तो उधर यूक्रेन सरकार का दावा है कि इस जंग में यूक्रेनी सैनिकों ने रूस के दांत खट्टे कर दिए हैं। अब तक इस जंग में रूस के 14,700 सैनिकों की मौत हो चुकी है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर सुएज कैनाल को रोकने के साल भर बाद अब अमेरिका में फंसा एवरग्रीन वेसल। जी हां दोस्तों, पिछली साल मार्च के महीने में एवरग्रीन मरीन कॉर्प ताइवान लिमिटेड का कंटेनर शिप द एवरग्रीन सुएज कैनाल में फंस गया था। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग को 6 दिनों तक जाम कर दिया गया था, क्योंकि ये यूरोप और एशिया के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। अब इसी कंपनी के दूसरे कंटेनर शिप द एवर फॉरवर्ड के साथ भी पिछले साल जैसा हादसा हुआ है। जहाज पर कंपनी का नाम एवरग्रीन लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि अमेरिका के बाल्टीमोर के तट के पास मौजूद चेसापीक बे में कंटेनर शिप एवरग्रीन छिछले पानी में फंस गया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड को खबर मिली है कि रविवार को द एयर फॉरवर्ड चेसापीक बे में फंस गया है। हर 4 घंटे पर उसकी जांच की जा रही है ताकि क्रू और समुद्री जीवन की सुरक्षा की पुष्टि की जा सके। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली खबर की, जहां पर जंग के बीच रूस का सपोर्ट करने के लिए चीन पर होगी बड़ी कार्रवाई। यूएस ने दिए ये संकेत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के एक रिपब्लिकन सदस्य टेड बड ने कांग्रेस को एक बिल प्रस्तुत किया है जो यूक्रेन वॉर के बीच रूसिया को मिल रहे चीन के समर्थन पर चीन के कुछ सामानों पर एक्स्ट्रा शुल्क लगाने की संभावना का सजेशन दिया है। दोस्तों प्रस्ताव में कहा गया है कि चीन यूक्रेन में स्थिति की पृष्ठभूमि के खिलाफ रूस को फाइनेंशियल मदद दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच आपको बता दें, जहां पर रूस पर हुई प्रतिबंधों की बौछार, अब ऑस्ट्रेलिया ने दिया झटका। एल्यूमिनियम और बॉक्साइट के एक्सपोर्ट पर लगाया बैन। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर हमला करने के बाद से ही रसिया को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने रविवार को रूस पर लगाए गए अपने प्रतिबंधों में विस्तार किया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को अधिक हथियारों और मानवीय सहायता का वादा करते हुए रूस को होने वाले एल्यूमिना और बॉक्साइट के सभी निर्यात पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा लगाए गए निर्यात प्रतिबंध का मकसद रूस में एल्यूमिनियम उत्पादन को प्रभावित करना है, जो अपने एल्यूमिना और एल्यूमिना के 20% के लिए ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर है। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर दूसरी बार मणिपुर के सीएम बनेंगे एन बीरेन सिंह। जी हां दोस्तों, बीजेपी विधायक दल की बैठक में लगी मुहर। बता दें, मणिपुर के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को कल इंफाल में मणिपुर भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया। इसी के साथ एन बीरेन सिंह दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि ये बहुत ही अच्छा निर्णय है। ये सुनिश्चित करेगा कि मणिपुर में एक अस्थिर और जिम्मेदार सरकार हो जो आगे निर्माण करेगी, क्योंकि केंद्र पीएम मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देता है। जी हाँ दोस्तों, आप एन बीरेन सिंह को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा अगली बार फिर से सीएम बनने के लिए। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें, जहां पर सीएम आवास पर पहुंची द कश्मीर फाइल्स की टीम, तारीफ में योगी आदित्यनाथ ने कही है ये बात। जी हाँ दोस्तों, कश्मीरी पंडितों के नरसंहार यानी जेनोसाइड और विस्थापन पर बनी मर्मर स्पर्शी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देश भर में अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही है। तो वहीं फिल्म
फिल्म में दिखाई कड़वी सच्चाई से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियों में बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। दोस्तों इसी बीच द कश्मीर फाइल्स की स्टार कास्ट ने रविवार को लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देश भर में फिल्म को दशकों से मिल रहे प्यार और कश्मीरी पंडितों पर घाटी में हुए जुल्मों के बारे में उन्हें अवगत कराया। सीएम योगी ने फिल्म में दिखाई गई कड़वी सच्चाई के लिए फिल्म यूनिट की तारीफ की है। अब तक देश भर में करीब 150 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। दोस्तों आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट करके कहा है, आप ट्वीट देख पा रहे होंगे, कहा फिल्म द कश्मीर फाइल्स मजहबी कट्टरता और आतंकवाद की अमानवीय विभीषिका को निर्भीकता से प्रकट करती है। निस्संदेह यह चलचित्र समाज व देश को जागरूक करने का काम करेगा। ऐसी विचारात्मक फिल्म निर्माण के लिए पूरी टीम को बधाई देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में द कश्मीर फाइल जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए या नहीं बनती रहनी चाहिए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों और कितने भाइयों बहनों ने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी है, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां कर्नाटक से बड़ी खबर, हिजाब मामले में फैसला सुनाने वाले जज को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में तमिलनाडु पुलिस ने शनिवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये धमकी 15 मार्च को हिजाब पर फैसला सुनाने वाले जज को मिली है। दोस्तों खबर यह है कि सोशल मीडिया पर धमकी भरा एक वीडियो सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 15 मार्च को उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों में वर्दी को लेकर राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा था। साथ ही आपको बता दें दोस्तों, फैसला सुनाने वाले तीनों जजों को कर्नाटक सरकार ने दी है वाई कैटेगरी की सुरक्षा, मिली थी हत्या की धमकी। अगली खबर की बात करें, जहां योगी आदित्यनाथ की नई सरकार में शामिल हो सकते हैं 3 डिप्टी सीएम, रेस में ये नाम सबसे आगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो सरकार बनाने में कामयाब नहीं रह सकी। इतना ही नहीं, बीजेपी कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 37 साल बाद यूपी में रिपीट सरकार बनाने वाली पार्टी बन गई है। अब योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को शपथ लेने के साथ ही अपनी दूसरी पारी शुरू करने वाले हैं। तो वहीं अभी सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि 25 मार्च को योगी जी के साथ उनके डिप्टी का पद पर कौन शपथ लेगा। आपको बताते हैं, उप मुख्यमंत्री पद के लिए किन नामों की चर्चाएं हो रही हैं। केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव हार गए। केशव प्रसाद मौर्य वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं। साल 2012 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू विधानसभा सीट से विधायक बनकर पहली बार विधानसभा में पहुंचे थे। दोस्तों इस बार भी डिप्टी सीएम की रेस में उनका नाम सबसे आगे है। अगली है ब्रजेश पाठक। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के पद से दिनेश शर्मा की छुट्टी भी तय मानी जा रही है और उनकी जगह दूसरे ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक की बतौर डिप्टी सीएम एंट्री हो सकती है। दोस्तों अगले हैं बेबी रानी मौर्य। ऐसी चर्चा है कि आगरा ग्रामीण विधानसभा से धमाकेदार जीत दर्ज करने वाली बेबी रानी मौर्य को डिप्टी सीएम की अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन बन सकता है डिप्टी सीएम, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों साथ ही आपको बता दें, जहां योगी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान, महिला एथलीट्स को मिलेगी 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता। उत्तर प्रदेश में महिला खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी खेल प्रतिभा को आगे लाने के लिए योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में 500 करोड़ रुपए की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेगी। दोस्तों साथ ही आपको बता दें, जहां ई श्रम कार्ड धारकों के बल्ले बल्ले अब हर महीने मिलेगी पेंशन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण काल में लॉकडाउन के चलते असंगठित वर्ग से जुड़े लोगों को काफी आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ा है। इसके बाद सभी के सामने पैसा कमाना एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। केंद्र व राज्य सरकार भी लोगों की सहायता को आगे आ रही है। दोस्तों असंगठित वर्ग से आप जुड़े हैं तो फिर दोस्तों आपकी किस्मत जागने जा रही है। सरकार श्रमिकों और कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए भारत सरकार कई योजनाओं को चला रही है। इन दिनों देश भर में बड़े पैमाने पर श्रमिक अपना ई श्रम कार्ड बनवा रहे हैं। श्रमिकों को ई श्रम कार्ड बनवाने के साथ साथ भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम श्रम योगी मानधन योजना में भी निवेश करना चाहिए। इस स्कीम का उद्देश्य श्रमिकों और कामगारों के भविष्य को सुरक्षित करना है। दोस्तों ऐसे में अगर आपकी मासिक आय 15,000 रुपए से कम है और आपकी उम्र 40 वर्ष से भी कम है तो इस योजना में निवेश करके आप हर साल 36,000 रुपए की
पेंशन पा सकते हैं। अब आपकी आयु 60 वर्ष की हो जाएगी, जिसके बाद आपको हर महीने 3000 रुपए की पेंशन भी मिलनी शुरू हो जाएगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर का इंतजार करिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।